single plane carrying a single bomb takes off from Tinian and drops that bomb over Hiroshima. नमस्ते। आप सब सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक तो है आरबीआई का महंगाई पर वार, तो फिर मैम ये बॉम्ब क्यों फोड़ रही हैं? इसका लिंक समझिए आज के टॉपिक से। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका ने जापान पर 2 एटॉमिक बॉम्ब फोड़े, जिनका नाम था, एक का जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लिटिल बॉय और दूसरे का फैट बॉय। बेसिकली फैट बॉय मोटा है और लिटिल बॉय पतला है। ये क्वांटिटी वाइज डिफर कर रहे हैं। ऐसे ही आरबीआई क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करता है। इसलिए मनी सप्लाई को फैट यानी ज्यादा है तो कम कर दो और कम है तो ज्यादा कर दो, बैलेंस के लिए। सेकंड लिंक समझिए। देखो, ये जो बॉम्ब अमेरिका ने जापान पर गिरे, इससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई और इवन सारे वर्ल्ड ने इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया। तो फिर आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी, बेसिकली जितनी भी आज ये टूल्स हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मनी से रिलेटेड पॉलिसी, जिसमें आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो फिर ये जो पॉलिसी है कैसे, ये तो महंगाई को कम करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे हम बॉम्ब के डिस्ट्रक्शन से मैच कर सकते हैं, इसका लिंक समझिए। देखो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इस पेपर में एक स्टडी की, ये एक रिसर्च पेपर है जिसके तहत उन्होंने 1981 का जो रिसेशन आया था उसमें एक वन ऑफ द फैक्टर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग बताया। बेसिकली मनी सप्लाई ज़्यादा है तो उसको कम करना, टाइट करना। तो यानी अगर जो बहुत सारे अदर फैक्टर्स के साथ ये एक फैक्टर भी जुड़ जाए तो कई बार रिसेशन आ जाता है। जैसे इस केस में भी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के साथ ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए थे, तो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण ये रिसेशन में कन्वर्ट हो गया। पर याद रखना, हर टाइम मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग रिसेशन नहीं लाएगी। तो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं कि ए पाकिस्तान तो अपने हद में रहे, वरना हम न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे। तो वहीं लेकिन जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर लिए जाते हैं जैसे कि अमेरिका ने किया, तो वो एक गलत स्टेप माना जाता है। ऐसे ही आरबीआई ये सब क्वांटिटेटिव टूल्स करेगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ही, लेकिन जब इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाएंगे तो कई बार ये मंदी ला देता है। और इस अद्भुत लिंक के साथ हम चलते हैं आज के अपने इन्फ्लेशन पार्ट 3 के सफर में प्यारी शिक्षा के संग। आज का हमारा हीरो है आरबीआई। पहले आरबीआई को समझ लेते हैं। आरबीआई को समझने के लिए एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप लोग कभी आरबीआई के पास पैसा जमा करने गए हैं या फिर उसके पास लोन लेने गए हैं? जरा सोच के बताइए। बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी इसका नाम के बीच में बैंक क्यों आ रहा है, इसको समझिए। देखिए, हम लोग जब भी पैसे की ज़रूरत होती है या अपने पैसे जमा करने हैं या लोन लेना है तो बैंक के पास जाते हैं। एसबीआई, कोऑपरेटिव, प्राइवेट बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और तरह तरह के बैंक। लेकिन बैंक को जब पैसे की ज़रूरत होती है या उसको अपना एक्स्ट्रा पैसा कहीं रखना है, वो जाएगा आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली मनी के रिजर्व को रखने वाला। अब यानी यहाँ पर आरबीआई जो है वो सारे बैंकों का पापा जी है। और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत यानी मनी से रिलेटेड पॉलिसी के तहत वो मनी कब सप्लाई करनी है और कब इकोनॉमी से खींचनी है, इस पर ध्यान देगा। और वही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गाना गा रहा है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, पैसे झोली में है ला दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। यानी जब भी किसी के पास पैसों का भंडार होता है तो वो कहता है कि मेरे पास तो 1 करोड़ है, तेरे पास क्या है। ऐसे ही जब आरबीआई सबसे मनी खींच खींच के अपने जेब में भर लेगी, अपने झोले में भर लेगी, तो आरबीआई भी शहंशाह की तरह एक्ट करेगा। अब इन शहंशाही के लिए वो कौन कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करेगा? सबसे पहला टूल है यहाँ पर रेट। रेट क्या होता है? बेसिकली भाव, और भाव के तहत 2 टूल्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट।
सबसे पहले बैंक रेट को समझते हैं। ओके, जैसे हमने देखा कि बैंक रेट, रेट वर्ड का मतलब होता है भाव, यानी किस भाव पर आपको बैंक से लोन मिल रहा है। ठीक है, जब आप लोग बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन देता है। ऐसे ही जब बैंक जो है वो आरबीआई के पास जाएगा तो वो उसको बैंक रेट पर पैसे देगा। तो बैंक रेट यदि 6% है तो 100 रुपए यदि आरबीआई ने दिए बैंक को तो 6 रुपए के हिसाब से उसको हर साल वापस आरबीआई को देने होंगे। दैट इज बैंक रेट। अब ये बैंक रेट अगर जो हम 6% से 8% बढ़ा दें, ठीक है, अगर जो हम इसको 8% बढ़ा दें तो अब 100 रुपए पे 8 रुपए इसको हर साल आरबीआई को वापस देने होंगे। तो बेसिकली जो मनी बैंक से इधर की तरफ फ्लो कर रही है वो अब ज्यादा हो गई है। तो बैंक के पास बचेंगे कम पैसे और बैंक के पास कम पैसे होंगे तो आगे उसको लोग बागों को देने के लिए भी कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बैंक को भी अपना प्रॉफिट चाहिए, वरना बैंक, भाई साहब इतने सारे बैंक डूब गए हैं भारत में। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास पैसे कम हो गए हैं तो ये इंटरेस्ट रेट ये भी बढ़ा देगा ताकि इसके पास भी रिटर्न में ज्यादा पैसे आए और ये बैंक ज्यादा चलता रहे। तो ऐसे क्या होगा, जो है मनी सप्लाई टारगेट हो जाएगा टिल आम जनता। रेपो रेट समझने से पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं, बॉन्ड। इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। देखो, ये एक प्लेन पेपर है। अगर जो मैं आप लोगों को कहूँ कि ये पेपर लेके मुझे 200 रुपए दे दो तो आप बोलोगे ये तो बावली है, पागल है, पेपर देके 200 रुपए मांग रही है। लेकिन जब इसी पेपर पर सरकार की सील लग जाए और एक बॉन्ड बन जाए सरकार द्वारा कि ये पेपर में जितने भी पैसे लिखे हैं आप उसे हमें देंगे, तो 3 साल बाद वही पैसा आपको इतनी बढ़त के साथ वापस मिल जाएगा। तो आप फटाफट, क्योंकि सरकार पर तो आपको भरोसा है और आपको पता भी है अगर जो इस चीज में मैं पैसे डालूंगा तो मेरे पैसे मिल भी जाएंगे, तो आप फटाफट वो बॉन्ड खरीद लेंगे और सरकार को पैसा दे देंगे। तो अब इसी के आधार पर समझते हैं रेपो रेट। रेपो री मतलब समथिंग विल बी रीपरचेज्ड। तो यहाँ पे आरबीआई बैंक को एक पर्टिकुलर रेट पे पैसे दे रहा है, लेकिन वो बैंक से खरीदेगा बॉन्ड। तो यहाँ पे रीपरचेज यानी बॉन्ड को खरीद के बैंक को इस रेट पर पैसे दिए जाएंगे। अब ये रेपो रेट बढ़ा दीजिए, जैसे हमने बैंक रेट बढ़ाया था तो सिमिलर इफेक्ट यहाँ आएंगे। अब ये रेट बढ़ाने से क्या होगा, बेसिकली ये जो बैंक हैं यहाँ पर कम पैसा आरबीआई से लेना पसंद करेंगे और फाइनली जो आगे के लोन्स हैं उन पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा जो कि लोगों को दिए जा रहे हैं। अब समझ लीजिए रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स यानी ये सब बिल्कुल रिवर्स में होगा। देखो, जब बैंक के पास भी एक्स्ट्रा मनी होती है तो वो भी तो चाहेगा मैं इस पे पैसे कमाऊं। तो बैंक क्या है, अपनी एक्स्ट्रा मनी आरबीआई को दे देगा और उसको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बोलेगा कि मैं आपको इतना इंटरेस्ट रेट इस पर दे रहा हूँ, लेकिन वहां पर ये साथ के साथ बैंक्स को बॉन्ड रीसेल करेगा। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट अगर जो बढ़ गया, समझो, है ना, तो यानी बैंक को अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो मनी वो आरबीआई के पास रख रहा है। तो ये तो भाग भाग के इसके पास आरबीआई के पास मनी रख देगा और फिर इसके पास मनी कम हो जाएगी, लेकिन और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। देखो, बैंक रेट और रेपो रेट में यही फर्क है कि बैंक रेट में जब उस दर पर लोन दिया जा रहा था कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जा रही थी, पर यहाँ पे रेपो रेट के साथ सिक्योरिटीज ली जा रही है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब हमारा थर्ड टूल समझते हैं, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। जैसे ही समझ में आ रहा है, कैश यानी लिक्विड मनी कैश और रिजर्व यानी कैश का रिजर्व एक पर्टिकुलर रेशियो में। बेसिकली आप लोग जितना भी बैंक को पैसा देते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर भाग जो है आरबीआई को कैश के फॉर्म में देना पड़ता है, उसे ही कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अगर जो 4% सेट हुआ है तो अगर जो 1000 रुपए आए बैंक के पास तो उसको 40 रुपए आरबीआई को देने पड़ेंगे और उसके पास बच गए 960 रुपीज।
अब हमने CRR बढ़ा दिया है, सब चीज लिफ्ट हो रही है ताकि पैसे RBI के झोले में भर जाएं। तो अब 1000 रुपए ही आप जमा करने आए, लेकिन अब बैंक के पास सिर्फ 940 रुपए बच गए हैं और RBI के पास आ गए 60 रुपए। तो बेसिकली अब बैंक के पास कम पैसा हो गया है आगे लोगों को लोन देने के लिए। तो अगेन इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, मनी सप्लाई कम होने के कारण टारगेट हो गई। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को समझने से पहले समझिए लिक्विडिटी क्या होती है। इसे लिक्विड मतलब जो आसानी से फ्लो करता है। तो यदि मेरा भाई मेरे पास आए कि दीदी मुझे ब्रेड खरीदने जाना है, तो मैं अगर जो उसे पैसे देती हूँ तो वो आराम से जाएगा, इस पैसे दुकानदार को दे देगा और ब्रेड ले आएगा। यदि मैं उसको इसकी जगह मार्कर दे दूँ कि ये ले मार्कर और ब्रेड लिया, तो पहले तो उसको इस मार्कर को किसी को बेचना पड़ेगा, तब उसको ये कैश मिलेगा, तो और तब जाके वो ब्रेड खरीद सकता है। तो दिस इज नॉट अ लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। तो लिक्विडिटी यानी बेसिकली कैश फॉर्म को सबसे लिक्विड मनी माना जाता है। और भी कई फॉर्म्स है जिसको लिक्विड माना जाता है, वो हम SLR में देखेंगे। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है जो किसी लॉ में लिखा हुआ है, स्टैट्यूट में लिखा हुआ लिक्विड रेशियो कि कितना मनी का अमाउंट आपको लिक्विड फॉर्म में रखना है। तो बैंक के पास अगेन एक पर्सन आया, ले लो भाई बैंक 1000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप जमा कर लो। तो 800, अगर जो 20% SLR है तो 800 रुपए यहाँ पे बैंक के पास रहेंगे, क्योंकि 200 रुपए उसे अब लिक्विड फॉर्म में रखने हैं। याद रखना, लिक्विड कैश भी हो सकता है, गोल्ड को भी कहीं ना कहीं लिक्विड माना जाता है। देखो, अगर जो मैं कार बेचने जाऊं तो 6 महीने, साल, उससे ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आज ही मैं गोल्ड दुकान पे बेचने जाऊं तो गोल्ड एकदम से कैश मुझे दे देगा। और है बॉन्ड्स भी बहुत क्विकली आप उनको आगे बेच दो, किसी और को बेच दे तो फटाफट आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इन 3 फॉर्म्स में बैंक को इस रेशियो में रखना है, यानी 200 रुपए जो भी आए हैं उसको वो इन किसी भी लिक्विड फॉर्म्स में अपने पास स्टोर कर सकता है। और सिमिलरली यदि हम CRR की तरह SLR बढ़ा देते हैं तो ये जो रेशियो है यहाँ पर रखने का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बैंक के पास पैसे घट जाएंगे और वो आगे फिर कम मनी सप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन से मतलब है बेसिकली खुले बाजार में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको खरीदना या बेचना, यानी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो, जो बॉन्ड है, बॉन्ड यानी आप अपने जीवन में कोई भी चीज अगर जो बेचते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, और आप यदि कोई भी चीज खरीदते हैं तो पैसे दूसरे के पास चले जाते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो बैंक से क्या करेगा, RBI बॉन्ड अगर जो खरीदता है तो बैंक के पास पैसे चले जाएंगे, लेकिन हमें फिलहाल बैंक के पास पैसे कम करने हैं ताकि आगे पैसे कम जाए, तो हम लोग यहाँ पर बॉन्ड्स को बेच देंगे, और बॉन्ड्स को बेच देंगे तो पैसे जो हैं वो RBI के पास आ जाएंगे और बैंक के पास कम पैसे रह जाएंगे, तो वो सारे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अब इसको हम सारे टूल्स को रियल टाइम जो स्टडीज हैं, ग्राफ्स हैं, उनसे एक बार कोरिलेट कर लेते हैं। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे ही इन्फ्लेशन रेट 8% के आसपास छू रहा है अप्रैल 30, 2022 से, वैसे ही रेपो रेट जो कि कुछ नहीं बदलाव हो रहा था उसमें, RBI ने उसे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही RBI ने रिसेंटली CRR, बैंक रेट, ये सब भी बढ़ाए हैं ताकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। 2021 के प्रीलिम्स में आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स। इन्फ्लेशन पार्ट 1 की वीडियो में हमने देखा था कि सबसे घातक है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, जो कि वेनेजुएला ने की, क्योंकि वो अपनी सरकार नहीं चला रही थी, बेसिकली सरकार का बजट कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मनी छापना शुरू कर दिया। तो इसको तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं। ऑप्शन डी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। 2021 में ही क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो आपने देखा था इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे थे। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर जो आपको पता है,
बाकी चीज़ें अभी नहीं भी पता है, तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे गलत है, तो 5 को काटते ही ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। 2015 में क्वेश्चन आया है, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। द RBI हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। बिल्कुल ए और बी तो गलत ही हो गए। हमने देखा RBI और सरकार दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, जो आपने आज की वीडियो में देखा कि मनी सर्कुलेशन को बेसिकली सारा झोला जो है RBI का बढ़ रहा था, तो लोगों के पास तो मनी ही नहीं रही। तो हमें इन्फ्लेशन अगर जो टारगेट करना है तो उसके लिए डिक्रीज मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इंक्रीज मनी सप्लाई से नहीं कंट्रोल होगा, वो तो फिर डायन का रूप ले लेगा। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर यहाँ पर। फिर 2013 में क्वेश्चन आया है, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में बी कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। वेनेजुएला के केस में देखा मनी सप्लाई बढ़ते ही सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। और डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अनियंस के केस में देखा कि अगर जो आउटपुट घट जाएगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, जो कि हमने देखा कि कोविड के बाद जो लॉकडाउन खुला उसके बाद डिमांड बढ़ने के कारण ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ऑल दी ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? अगेन इट इज ऑप्शन डी, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट।